गेट एन एग्जामिनर, इंशाल्लाह बन जाऊंगी जल्दी। मैडम मोलर प्रेगनेंसी में पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे अगर हमें आ इंशाल्लाह। नहीं, जाएगा तो? नो, डोंट डू एनी वजाइनल और स्पेकुलम एग्जामिनेशन। मैडम अगर ऑप्स का केस आएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर गायनी के केस के तौर पे आ जाएगा तो फिर करेंगे। मोलर आएगा ही गायनी का केस, और उसके अंदर आप कह देना कि बिकॉज ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, क्योंकि अदरवाइज भी देखो कि जो नॉन मोलर होता है उसमें हम पैप्समेयर और वो चीजें नहीं करते, तो यू डोंट नीड टू, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर वो ब्लीड गलती से भी कर गई, देखो यू नेवर नो, एग्जाम सिनेरियो में पैनिक की वजह से या फॉर सम अदर रीजन आपने उसे छेड़ दिया तो वो तो बहुत ज्यादा ब्लीड भी कर सकता है ना। तो यस मैम। मोलर के अंदर इस तरह के करने की जरूरत नहीं है व्हेन पेशेंट हरसेल्फ इज सेइंग कि जी वो नॉन मोलर है, और सेकेंडली एग्जामिनर भी आपको नहीं करने देगा। मैम अगर पीजीडी आ जाएगा तो परसिस्टेंट जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, तो फिर तो जरूरत दैट्स पड़ेगी। अनदर इशू। देखो इस वक्त एक्टिव मोलर प्रेगनेंसी है, अंदर मोलर टिश्यू है, वो और है। एक होता है पोस्ट मोलर रिकवर्ड फ्रॉम मोलर, एक होता है कि शी इज इवन इफ शी इज ऑन कीमो फिर भी बेशक आप ना करो, लेकिन उस वक्त के सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप उसका करोगे कि नहीं, सर लेकिन एक मोस्टली नहीं करना। मैम अगर अगर प्रेगनेंसी में वेजाइनल डिस्चार्ज आ जाता है ऑप्स के केस में, तो उसमें फिर यस करना है? वजाइनल डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी और लीकिंग इन प्रेगनेंसी इज वन सिनेरियो जिसके अंदर हम कहते हैं स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन। आई वुड लाइक टू डू स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन for checking leaking या for checking the vaginal discharge। हाँ वो वहाँ पे पढ़ा नहीं होता ऑप्स के केस में, लेकिन ये पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन है जो आप बोलोगे। प्रेगनेंसी में आप करते हो स्पेकुलम एग्जामिनेशन, बट यू हैव टू यूज द वर्ड स्टेरिलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन। मैडम एग्जामिनर को फिर हम मोलर प्रेगनेंसी में कन्वे कर दें कि मैडम आइडली आई वांट टू डू, लेकिन क्या क्या कहें फिर एग्जामिनर को? मैडम नहीं, समझ ही नहीं। मोलर में अभी इतना एंथुसियास्टिक होने की जरूरत नहीं होती कि आप पैप्समेयर के पीछे पड़ जाओ, तो यू कैन ट्रीट मोलर फर्स्ट बिफोर यू गो अहेड विद एनीथिंग एल्स। ठीक है। ठीक है ना। और मैम अगर आरएमआई काउंट करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पेशेंट देखा जिसमें हाँ। प्री मीनोपॉजल था पेशेंट, हम्म और हम्म उसकी स्टेक्टमी हुई हुई थी, ओवरीज उन्होंने छोड़ी हुई थी, अब वो कॉम्प्लेक्स हम्म ओवेरियन सिस्ट के साथ आई हुई थी, हम्म, उसका सीए 125 भी थाउजेंड में था। तो ठीक है। मैम मुझे ये था कि 40 इयर्स की पेशेंट है, ऑल्दो हमने सर्जिकली उसकी स्टेक्टमी की है, मीनोपॉज हम तब लेबल करते हैं जब ओवरीज और दोनों निकाल देते हैं ना, तो फिर हम जी जब बिल्कुल। आरएमआई काउंट करेंगे तो उसको 1 नंबर देंगे या 3 नंबर देंगे? देखो मीनोपॉज तब है जब उसका एफएसएच ज्यादा आएगा, या वो ये तो सिर्फ यूट्रस निकली है ना। मीनोपॉज इज 1 year post without periods with uterus, और it is one if hysterectomy has been done at young age तो फिर एफएसएच की वैल्यू पे आ जाता है। तो वो if the FSH is normal तो she is not menopausal। ऑल्दो मैम 40 इयर्स तो रिप्रोडक्टिव एज है हमारे कंट्री के अंदर, तो देखो मतलब हम तो उसको फिर हाइड्रोजेनिकली अगर एग्जैक्टली निकल गई है, किसी की सिजेरियन हिस्टेक्टमी हो जाती है तो वो मीनोपॉजल लेवल नहीं होती, इट इज द एफएसएच लेवल और एएमएच, बट एक्चुअली द एफएसएच लेवल व्हिच काउंट्स। तो एफएसएच लेवल भी 2 लेवल्स होते हैं, ये आप देख लेना, मेरा ख्याल है 4 weeks अपार्ट है, 4 months अपार्ट है, और वो 2 लेवल्स में अगर एफएसएच लेवल उसके हाई आते हैं तो फिर आई थिंक 4 months ही है, तो फिर वो मीनोपॉजल डिक्लेयर होती है। ओके थैंक यू मैम। मैडम एक और क्वेश्चन पूछने। मैडम एक पेशेंट अगर 40 इयर्स की और हम्म बिनाइन ओवेरियन सिस्ट के साथ पिक्चर्स के साथ हमारे पास आ जाए, और मैडम उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, और हम्म मैडम पेशेंट की पहले भी 2 लेप्रोटमीज हुई हो ड्यू टू सम गट सर्जरी, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियाज की वजह से, तो हम्म मैडम उसको हम जो ट्रीटमेंट प्लान देंगे उसमें मैडम हम एचएमबी को कैटर करेंगे, और हम एचएमबी के लिए उसकी मैडम हम मायरीना वगैरह रखेंगे या क्या करेंगे मैडम, या मैं उसकी? बताती हूँ, किसी ने बड़ा अच्छा क्लियर किया है, ये आप लोग चेक भी कर लेना, 6 weeks और 4 weeks अपार्ट एफएसएच जिसमें हम मीनोपॉज डिक्लेयर करते हैं इन अ पेशेंट यंग एज में अगर हिस्टेक्टमी हो जाए। अच्छा, अभी जो डॉक्टर ने क्वेश्चन किया कि एक पेशेंट विच हु इज हैविंग एचएमबी विद द ओवेरियन सिस्ट, तो इसके अंदर देखो, पहले तो जब भी आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो पहले आप हमेशा डीडी बनाते हो, ठीक है ना। तो इस पेशेंट के अंदर डीडी क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ। मैडम 9 into 8 सेंटीमीटर की लेफ्ट एडिनेक्सल सिस्ट थी, अच्छा, और चलो मैडम ठीक है। एडनोसर tumor।
पेशेंट की पेशेंट हिस्ट्री HMB की है, आपको एडिनेक्सल मैस मिला, एग्जामिनर ने आपको स्कैन दे दिया जिसमें मैम यूट्रस उसने ग्रेनुलोसा नॉर्मल सेल दे दिए, ट्यूमर हो सकता है। तो अब आप उसका DD की लिस्ट बताओ। मैडम लेफ्ट एडिनेक्सल और मैडम वो तो आपको दे दी ना स्कैन पे, या चलो एग्जामिनेशन पे मिल गई, तो अब मैम आप DD ग्रेनुलोसा पे सेल बनाओगे। ट्यूमर्स हो सकते एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। देखो इसमें सबसे पहला लफ्ज जब आप DD की लिस्ट, क्योंकि पहला सवाल ही वायदे के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस का होता है, तो इसके अंदर आप कहोगे कि शी इज हैविंग डुअल प्रॉब्लम, क्योंकि देखो इट इज वेरी वेरी रेयर जो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर कह रहे हैं या एस्ट्रोजन रिलीजिंग ट्यूमर कह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोगों मतलब पूरे शायद किसी ने 40 साल के गायनी की अगर किसी का एक्सपीरियंस हो, उसमें शायद 1 या 2 केस देखे होंगे ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर के। तो आई डोंट रियली थिंक कि इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई डोंट थिंक आप लोगों में से किसी ने ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर का केस देखा। इट इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन। रेयर थिंग्स don't happen in exam. In life they happen very rarely, and in exam they don't happen. ये एक की लैंग्वेज, एक की चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर एग्जाम दैट, तो आप रेयर चीज सबसे पहले बोल के अपने आप को खुद फंसाओगे। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर बोल के जिस तरह फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी में जाओगे एग्जामिनर के साथ, और फिर अल्लाह जाने क्या क्या, फिर आप एंड पे वही बात बंदा करते हुए निकल रहा होता है कि मेरा केस पता नहीं कुछ और था, एग्जामिनर मुझे पता नहीं 3rd ईयर MBBS की हिस्टोपैथोलॉजी और पता नहीं क्या माइक्रोबायोलॉजी और किधर किधर ले गए, और मेरा तो पता नहीं केस क्या था और हुआ क्या। The thing is कि patient is having vaginal bleeding and she is having an adnexal mass or a benign cyst or whatever cyst in the ovary जो कि स्कैन के ऊपर आ गई है। तो DD इस यंग पेशेंट की क्या होगी? आप कहोगे माय पेशेंट इज हैविंग डुअल पैथोलॉजी, बिकॉज it is very very rare कि ovarian mass bleeding cause करे. So she's having dual pathology. One pathology is in the uterus and one pathology is in the ovary. For uterus, she may be having fibroid uterus, she may be having endometrial, benign or malignant pathology or pre-malignant pathology. And for adnexal, she is 40 years. अगर simple cyst दी है तो फिर benign की तरफ आ जाएगा, अगर complex है तो accordingly आप उसका DD बना दोगे, ठीक है। सो और लास्ट DD में बोलोगे कि ईस्ट्रोजन, शी मे बी हैविंग ईस्ट्रोजन रिलीजिंग ट्यूमर, ये नहीं कि उसे डिलीट ही कर देना है या उसे बोलना ही नहीं है। सो रेयर चीज आपने सबसे एंड पे बोलनी है। DD जब भी बोलना है, आई डोंट नो मेरी क्लास अब आपकी देखो ना 11-12 को एग्जाम है, तो हम एक क्लास रखेंगे DD। इन्वेस्टिगेशंस मैं करा चुकी हूँ, लेकिन DD और मैनेजमेंट ये 2 चीजें एक ही क्लास में कवर कर लेंगे इन जनरल, ठीक है, ताकि आप लोगों को DD पहला सवाल तो होता ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस के कि व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, जहां तक बात हुई होती है, और वहीं से ही सारा आपका वाइवा और इंप्रेशन शुरू होता है। स्पेशली इफ यू हैव डन गुड एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, तो फिर आपका वाइवा DD से शुरू होता है, और DD में आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से वो DD बनाना है। तो इस पेशेंट के अंदर शी इज हैविंग डुअल पैथोलॉजी, आप उसके HMB के लिए अलग उसे मैनेज करोगे। इफ शी इज 40, शी इज हैविंग benign cyst, उस benign cyst को अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द cyst अलग से मैनेज करोगे, ठीक है ना। मैडम 9 × 8 सेंटीमीटर की एडिनेक्सल तो सिस्ट थी ठीक है, 9 लेफ्ट × 8 में साइड तो पे, वैसे ही और सर्जिकल मैडम पेशेंट इंटरवेंशन की बनती है। हिस्ट्री थी मैडम, और मैडम पेशेंट की 1 ईयर बैक एज क्या है सर्जिकल, पेशेंट की? मैडम 40 इयर्स थी, वैसे 45 लग रही थी, लेकिन मैडम पेशेंट की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी लिवर सीए की मदर में, और पेशेंट की खुद पर्सनल हिस्ट्री थी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियाज, जिसके लिए उसकी विप्पल हुई हुई थी। देखो फिर आप उसे ऑप्शंस दोगे, आपने रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स भी निकाल लिया, आपने CA 1 to 5 जाहिर है इसमें फिर करा लो, कंसिडरिंग योर हिस्ट्री एंड ऑल दैट, मेमोग्राम भी इसमें कराओगे, ब्रेस्ट का भी सारा आएगा, वो सारा करा के शी इज 40। 40 मैडम मैं इयर्स की पेशेंट को अगर आप एग्जाम से कह दो कि हिस्टेक्टमी विद BSO करा लो, तो वो एक तो मॉर्बिडिटी अलग है एंड देन पेशेंट के लिए अलग शॉकिंग है। बट देन अगेन इस पेशेंट की जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ CA और वो सारा कुछ कंसिडर करके, इसमें कोई इतना अनजस्टिफाइड भी नहीं है ये कहना। लेकिन आप फिर भी एक ऑप्शन दे सकते हो, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स एट 40 years of age opt for maybe Mirena अगर benign pathology with the cystectomy, right, or maybe that sided oophorectomy. They don't really want कि उनकी दूसरी साइड की ओवरी और वो, because she can always go up with a yearly follow up जो कि सस्पेक्टेड या जो कि ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर रिस्क फॉर द CA ओवरी या हाई रिस्क पीपल होते हैं फॉर एनी मेलिग्नेंसी, उनका जिस तरह से भी ईयरली फॉलो अप होता है कि वो CA 1 to 5 TVS एंड मेमोग्राम पर ईयर कराते रहें,
तो उसके साथ साथ हम उसको लेके चल सकते हैं फिर। मैम इस पेशेंट के अंदर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हमने तो ओवुलेशन को रोकना है ना, फॉर एग्जांपल हम मायरीना देते हैं तो लोकल सिस्टमिक वो सॉरी लोकल प्रोजेस्टेरोजेंस होंगे, ओवुलेशन भी रुक जाएगी और एंडोमेट्रियल एट्रोफी लेकिन भी हो मैं जाएगी। मायरीना इस वक्त रख रही हूँ HMB के लिए। हाँ जी, HMB के लिए। जी, मैम मुझे बिल्कुल। ये नहीं समझ मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेशेंट में कंजर्वेटिव लेकर चले, क्योंकि उसकी तो मॉर्बिडिटी बहुत हाई है, पहले उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, नहीं, तो जो रिकमेंडेशन है ना कि इफ इट इज मोर देन 8 देन गो फॉर इंटरवेंशन। फिर इसकी बायोप्सी जरूरी है मैम निकालना। बायोप्सी हम कर लेंगे, लेकिन मुझे प्लीज ये बता दें कि जो बेनाइन सिस्ट भी है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या रिवर्स बैक हो जाएगी अगर हम लोग HMB को ट्रीट करेंगे तो, या फिर हमें उसकी खोल के या अल्ट्रासाउंड गाइडेड कट बायोप्सी लेकर सिस्ट को भी ऑब्जर्व कर ले और अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेंगे तो इट विल रिकर। अल्ट्रासाउंड गाइडेड को इतनी रिकमेंडेड है नहीं, एक्सेप्ट कि वो आपको पार ओवेरियन या इन्फ्लेमेटरी नजर आ रही हो। If it is an ovarian cyst which is 8 into 9 centimeters big, so it's better to do best is to do laparoscopically, and otherwise आप इसका you have to remove the cyst and treat HMB. थैंक यू मैम मैडम। जब हम सिस्ट को निकालेंगे तो मैम फिर हम यूट्रस भी निकाल लेंगे साथ ही, क्योंकि वो तो नहीं, देखो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना, उसमें अगर एक्स्ट्रा आप चीजें निकालोगे तो मॉर्बिडिटी उतनी ज्यादा है। चलो इस पेशेंट में तो हिस्ट्री है प्रीवियस जो भी लेप्रोटमी एक्सेट्रा की ना भी हो, तो भी अगर आप यूट्रस निकाल रहे हो, तो अगर यूट्रस निकालते हुए भी कुछ भी हो जाए तो अननेसेसरीली नहीं आपने निकाल देनी ना। मैम पेशेंट की तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है ही HMB, तो हम सिस्ट को क्यों छेड़ रहे हैं? नहीं तो सिस्ट है तो सही ना। एक देखो, सिस्ट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन इंसिडेंटल फाइंडिंग। ओवेरियन सिस्ट कम ही होता है, जब ये सिम्टम के साथ प्रेजेंट करे तो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन ओवेरियन सिस्ट। यानी कि कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि या तो उसके अंदर रप्चर है, इन्फेक्शन है, टॉर्जन है या हेमरेज है, राइट। सो अगर मोस्टली ओवेरियन सिस्ट आर फाउंड इंसिडेंटली ऑन अल्ट्रासाउंड विदाउट एनी सिम्टम। तो अगर आपको वेरिएंसेस मिली है एंड इट इज सो बिग, देन इट्स बेटर टू रिमूव इट। हाउएवर ये हम गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं कि हम सिस्ट निकालेंगे और हम यूट्रस भी नहीं निकालेंगे, वी कैन कंसिडर मायरीना एक्सेट्रा। लेकिन आप पेशेंट को कंसिडर करोगे हाउ ऑफन शी कैन कम फॉर फॉलो अप। इफ शी इज रियली उसकी वाकई इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ HMB, देन यू कैन ऑफर हर कि वो दोबारा नहीं आ सकती। Or if she is going to go through a surgery, there is no harm that you remove the uterus and the ovary as well, right? Because there are chances that if HMB is not treated by Mirena, तो फिर क्या उसकी एक और ऑपरेशन करोगे हिस्टेरेक्टमी के लिए? तो if she is going for cystectomy or one sided oophorectomy, then you can remove the uterus at the very same time as well in this patient, especially अगर family complete है। इसलिए मैंने कहा ऑप्शन देंगे पेशेंट को। नंबर 1 ऑप्शन ये होगी कि शी कैन कंजर्व हर यूट्रस विद द रिमूवल ऑफ दैट साइड ओवरी और द सिस्ट। अगर वो कहती है उसने यूट्रस बचानी है तो बचाएंगे, उसको रिस्क बता देंगे कि HMB may not be settled with Mirena. Number 1 option is always the option which you think should be number 1 actually. Then second option will be that will be oophorectomy or that sided cystectomy plus hysterectomy. और then the third one is that she just removes both ovaries and uterus. लेकिन वो third इसीलिए है क्योंकि वो मतलब obviously it's the third option for you as well. ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन देंगे ताकि पेशेंट को भी पता हो कि अगर उसकी यूट्रस अंदर रह रही है तो उसकी जो HMB है वो मायरीना से सेटल नहीं भी हो सकती। बट अगेन मैडम शुरू करें? सक्सेस रेट ऑफ मायरीना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये डुअल पैथोलॉजी वाला मसला। थैंक यू सो मच मैडम, आप क्लियर हुआ है मुझे, बहुत अच्छा। यू वेलकम। मैम मायरीना के साथ यूनिलेटरल सल्पेंजोफ्रेक्टमी बोला यूनिलैटरल सल्पेंजोफ्रेक्टमी। yes, you can offer her oophorectomy of that side of ovary as well if you don't want to rupture the cyst. और आप चाह रहे हो कि उसकी हिस्ट्री इस किस्म की है, बेशक उसकी बिनाइन लुक है ऑन द अल्ट्रासाउंड और ट्यूमर मार्कर्स, बट अगेन हिस्टोपैथोलॉजी तो इस तरह की होती है, तो उस साइड की आप ओophorectomy भी कर सकते हो। एक साइड की, दूसरी ओवरी तो आप अंदर रहने दे रहे हो ना। थैंक यू मैम। ये वेलकम। लेकिन अगर यही पेशेंट होती 52 की या पोस्ट मेनोपॉजल होती, बेशक बिनाइन सिस्ट होती,
तो फिर प्रेफरेबली हम इसकी हिस्टेरेक्टमी विद BSO कर देते विद इफ शी हैड ब्लीडिंग प्रॉब्लम एज वेल, राइट? सो एज इज 40, इसलिए हमारी ये मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं 1 2 3 करके, ये याद रखना। इवन 45 के बाद भी पेरीमीनोपॉज में भी जाके वी आर ओवर केयरफुल कंसिडरिंग ओवेरियन सिस्ट एंड ब्लीडिंग, लेकिन बिकॉज शी इज 40 एट द मोमेंट, इस वजह से हम इसको ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके से लेके जा रहे हैं फिलहाल, गिविंग हर द ऑप्शंस ऑफ कोर्स। मैम मीन्स कि अगर सिस्ट जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग भी है तो फिर भी इतनी बड़ी सिस्ट को हमें निकालना चाहिए। यस, और इंटरवेंशन इट्स अ गाइडलाइन कह रही है। ओके, और मैम और एचएमबी को हमें कंजर्व कर देना चाहिए मतलब विद मायरीना, और मतलब पेशेंट जब वो सेटल डाउन हो जाए तो वो। और मैम बेसिकली हमें एचएमबी के लिए भी पहले उसकी पाइपल हुई थी इस मरीज की जो नॉर्मल थी, तो हम दोबारा उसकी 40 पे तो पेपेल अब इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन if you are saying that I am going to remove the cyst or that side of ovary, I am going to insert Mirena at the very same time, I can take a sample from the endometrium, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन सिर्फ सैम्पलिंग के लिए उसका सिर्फ उसकी बायोप्सी के लिए एंडोमेट्रियल सैंपल लेना is not indicated at 40 as well. Ma'am, actually patient was with abnormal uterine bleeding from the last 6 months. तो मैम 45-46 years पे तो जो एनोवुलेशन की वजह से एंडोमेट्रियल She is 40. मैम वो मैंने और आयशा ने इकट्ठी मरीज देखी थी मैम, वो 45 years की थी ऑलमोस्ट। चलो अगर 45 है तो और बात है, बिकॉज आपने एज भी थोड़ी सी स्पेसिफाई करनी होती है, उसके फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न की एज पूछ के एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ शी इज 40 बिफोर 45, पेपेल और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग इज नॉट एक्चुअली इंडिकेटेड फॉर HMB। हाउएवर इफ पेशेंट इज ऑलरेडी अंडर एनेस्थीसिया, ओफरेक्टमी हो रही है, तो उसमें अगर आप सैंपल लेके मायरीना रखोगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उस पेशेंट में इंडिकेटेड होगी 40 इयर्स में जिसमें वो प्राइमलेट बड़ी दफा ले चुकी है, उससे भी सेटल नहीं हो रही, विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें फिर आप यंगर एज ग्रुप बिफोर 40 और एट 40 आप उसका फिर ले सकते हो एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। लेकिन 45 के बियॉन्ड एवरी पेशेंट विल हैव द एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग डन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी गाइडलाइंस ये कि ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की गाइडलाइन के बायोप्सी किसमें लेनी है, किसमें नहीं लेनी, किसमें पेपेल करना है, किसमें DNC, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ना वाइवे में आंसर करने में बड़ी हेल्प कर देती हैं विद वेरी गुड रेफरेंस। तो और आपकी डिसीजन मेकिंग अदरवाइज भी क्लिनिकली भी जब इंशाल्लाह जब आप कल को प्रैक्टिस भी अपनी कर रहे होगे और अभी भी जब पेशेंट देख रहे होते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब जैसे अभी नो दैट इफ शी इज हैविंग 8 into 9 सेंटीमीटर, बेशक भी 9 ओवेरियन सिस्ट, वी हैव टू डू समथिंग। इसकी बायोप्सी भी जरूरी है। देखो जितने भी ट्यूमर मार्कर्स हैं, ये B रूल, M रूल एंड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर नॉट 100%, सो 100% ट्यूमर मार्कर मांगने चाहिए। ट्यूमर मार्कर्स इसके अंदर अगर आप इट्स अ बिगर सिस्ट, ये अच्छा सवाल है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट में ही मांगो ट्यूमर मार्कर्स। अगर एक सिंपल सिस्ट है जिसमें ब्लड फ्लो वगैरह भी नहीं आ रहा, तो टू बी ऑन द सेफ साइड ये अच्छा सवाल है। वैसे मेरा तो ख्याल है बिनाइन सिस्ट में आप ट्यूमर मार्कर्स ना मांगो। अब आप लोग क्या करते हो अपने वार्ड में, मांगते हो ट्यूमर मार्कर्स? मैडम गाइडलाइंस कहती हैं कि नहीं मांगे सिंपल में। मैं गाइडलाइन की वजह से ही कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि लोग करा लेते हैं, क्योंकि आई हैव सीन कि ऐसा सिनेरियो हो जाता है, हर एक की लाइफ में होता है। और अभी आप लोग भी इंशाल्लाह कल को और ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे आपकी लाइफ में भी होगा कि यू विल एंड अप इन अ सर्जरी जिसमें आपको इंट्राऑपरेटिवली अनएक्सपेक्टेडली मैलिग्नेंट सिस्ट मिल जाती है। फिर उस वक्त आप अटेंडेंट्स के सामने जस्टिफाई नहीं कर सक रहे होते कि आपने पहले ट्यूमर मार्कर्स क्यों नहीं कराए थे। तो वो इसलिए मैंने ज्यादातर ये देखा है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर बहुत बड़ी सिस्ट है या वो, तो लोग करा लेते होते हैं ट्यूमर मार्कर्स, थोड़ा सेफ रहने के लिए, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होने के लिए कि क्या है, बिकॉज अगेन 100% इज हिस्टोपैथोलॉजी, लेकिन आई थिंक वी शुड गो विद द गाइडलाइंस। B रूल जहां जहां पूरा हो रहा है ना, एक M रूल्स है, एक B रूल है। इफ वो B रूल की कैटेगरी में आ रहा है तो डोंट आस्क फॉर द ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स आर एक्सपेंसिव और वो फिर ना मांगे। मैम एक क्वेश्चन है, मैम अगर एक पेशेंट पेन एब्डोमेन के साथ पहले मुबारका का देख लेते हैं क्वेश्चन फिर जी। मैम अभी थोड़ी देर पहले एक केस डिस्कस हुआ था
मैम एक और ग्रुप में ना, तो उधर प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी पेशेंट हाँ। की कि 1 मंथ से पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है और पेन एब्डोमेन है 2 डेज से, सिवियर पेन एब्डोमेन है, और इसके साथ पेशेंट की डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं थी। तो जो कैंडिडेट थी उन्होंने जो प्रोविजनल अपना बनाया वो इस बेस के ऊपर उन्होंने पीआईडी मैथ्स बनाया, मतलब टीओ मैथ्स बनाया। तो फिर उनको ना एग्जामिनर ने कहा कि मतलब डिफरेंट उनकी डीडीज पूछी जिसके ऊपर वो उनको लेकर गई एक्सीडेंट के ऊपर ना, जिस तरह से ओवेरियन टॉरियन या इस तरह हेमरेज, और उस पे लेकर गई। फिर खैर वो करते कराते मैडम हमें कुछ ज्यादा समझ नहीं आई उसकी कि कैसे वो ना टीबी पे चले गए, क्योंकि लेकिन हिस्ट्री वगैरह नहीं थी किसी भी चीज की, पर्सनल हिस्ट्री भी पेशेंट की नहीं थी, फैमिली में भी नहीं था टीबी का। तो लेकिन वो ना टीबी मैथ्स, क्योंकि कैंडिडेट खुद शायद वहां जा रही थी, तो उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने काफी ज्यादा रिलक्टेंट हुई एग्जामिनर। तो मैडम इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज नहीं है हमारे पास तो क्या हम उसको पीआईडी मैथ्स कह सकते हैं? देखो पीआईडी जो मैथ्स है ना, उसके अंदर इफ यू आर हैविंग वजाइनल डिस्चार्ज और नॉट, एक्चुअली वजाइनल डिस्चार्ज इज नॉट अ क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप पीआईडी मैथ्स डिफाइन करोगे। कई दफा जो एब्सेस होता है ना ट्यूबोवेरियन, वो इतना साइलेंट होता है कि वो इतना कन्फाइंड हो चुका होता है, उसके इर्द गिर्द ऐसी को वॉल बन चुकी होती है कि क्या वजाइनल डिस्चार्ज होना और क्या ना होना। और कई दफा वो इतना सेप्टिक होता है कि उसकी वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी लो होती है कि पीआईडी इज एक्चुअली द अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि उसकी वजह से लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन अलग हुई होती है, वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। दैट डिस्चार्ज एक्चुअली डज नॉट रियली मीन कि ऊपर पस वाला कोई एब्सेस है, वो डिस्चार्ज अलग से भी हो सकता है, वो उसकी वजह से ओवरऑल सेप्टिक कंडीशंस की वजह से भी वो डिस्चार्ज हो सकता है एज एन एडेड इन्फेक्शन। अब द थिंग इज कि ये जो पेशेंट है जिसका लो ग्रेड फीवर 1 महीने से चल रहा है और पेन लोअर एब्डोमेन है, इसकी डीडीज तो बड़ी ज्यादा बन सकती हैं, एग्जामिनेशन पे बड़ा डिपेंड करता है, मस्ट बी वेरी टेंडर, फुलनेस होएगी इसके अंदर। ऑब्वियसली सबसे पहले तो ट्यूबोवेरियन एब्सेस ही आता है, कोई ना कोई उसकी इंटरवेंशन हुई होगी, या हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम ऐसे पेशेंट में डेफिनेटली हुआ होता है, जो कि पिछले 1 महीने से फिर फीवर के साथ फिर एब्सेस बन जाता है। टिपिकल जो मोस्ट फ्रीक्वेंट फाइंडिंग होती है ना, वो यही होता है कि इट्स मोस्टली रिलेटेड विद हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम टाइप इंटरवेंशन। हाउएवर तो एग्जामिनर ने जरूर लो ग्रेड फीवर इसलिए इसको रिलेट किया टीबी से, क्योंकि ये बिल्कुल टीबी की तरफ भी जा सकते हैं। सो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन तो मांगोगे, बेशक हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या नियर बाय पर्सन का टीबी ना भी हो तो भी ये ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जा सकता है, कंसिडरिंग लो ग्रेड फीवर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो आप बिल्कुल उसके टीबी की इन्वेस्टिगेशंस भी मांगोगे और इसको आप फिर अकॉर्डिंगली एब्सेस जो ट्यूबोवेरियन एब्सेस है उसकी उस पे लेके जाओगे। पीआईडी की टर्म, सिर्फ पीआईडी की टर्म यूज करना थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि पीआईडी कुछ और थोड़ा सा होता है, ट्यूबोवेरियन एब्सेस इज बेसिकली व्हाट कैन हैपन टू दिस पेशेंट। अच्छा मैडम, और इसमें हम लैप्रो करेंगे पहले टू डिफाइन के ये पेल्विक देखो टीबी पहले है? तो स्कैन होगा ना, स्कैन पे क्या है, ठीक है ट्यूबोवेरियन कॉम्प्लेक्स मैस आ गया। जी Then you मैडम, will एक have to कॉम्प्लेक्स define again कि what is that complex mass. It was a good discussion if बीच में टॉर्जन की बात हुई, हेमरेज की बात हुई, इन्फेक्शन की, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर सिम्टोमेटिक एडिनेक्सल मैस आएगा ना, सिम्टोमेटिक एडिनेक्सल मैस हमेशा कॉम्प्लिकेशन के साथ ही प्रेजेंट करेगा, वरना ओवेरियन मैस अनफॉर्चुनेटली बहुत बिल्कुल साइलेंट होता है। और इवन डर्मोइड भी हो, कई दफा बड़ी भी होती है और वो एकदम से ही अल्ट्रासाउंड पे ही पिक होती है, एक्सेप्ट कि किसी को हल्का सा खिंचाव फील होता है तो वो चलो स्कैन कराते हैं, तो देन दे गेट टू नो कि ये तो इतनी बड़ी डर्मोइड बनी हुई है। इसी तरह ही मोस्टली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। सो कॉम्प्लिकेटेड जो वेरिएंट मैस है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन की भी है। इसके अंदर स्कैन भी होगा, कॉम्प्लेक्स सिस्ट आएगी, शी हैज लो ग्रेड फीवर एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, बट अगेन कॉम्प्लेक्स सिस्ट में आपने एम और बी रूल को भी देखना है, कहीं वो मेलिग्नेंट मैस ही तो नहीं है जिसको आपको छोड़ लेके चलो, बिकॉज सेप्टिक ओब्लिक मेलिग्नेंट इंट्राऑपरेटिवली बहुत मिक्स होते हैं, तो आपने वो भी देख लेना है। और देन अगेन इफ यू हैव स्किल्स एंड यू हैव रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली हमें हर चीज में लेप्रोस्कोपिकली it's always better to go start with the laparoscopy first and then go further ahead. थैंक यू मैम। You're welcome. जी मैडम केस स्टार्ट करें? ये आज का केस तो कर लें मारिया का। हाँ जी मारिया। जी मैडम। चलो मैं टाइम भी नोट कर रही हूँ, ठीक है? जी मैडम। हाँ जी। Mrs. Shehnaz Amjad Ali, who is rickshaw driver, 35 years of age, matric pass by education,
Married for 15 years. It's a cousin marriage. Blood group is not known to the patient. Married for 15 years. Grabbed a 4 para, 3 previous, 2 alive issue, and 1 has an intrauterine fetal death. Last childbirth 3 years ago. Resident of Lad, which has a half an hour distance from the Nishtar Hospital, Multan. Her last menstrual period of 7th of January 2021, making her expected date of delivery is 14th of November 2021, and duration of pregnancy 37 weeks and 1 day. Presented through outpatient department with complaint of raised blood pressure from last 1 day. My patient conceived spontaneously during regular menstrual cycle. She was sure of dates. She presumed her pregnancy by missing her periods and confirmed by her pregnancy by urine for pregnancy test at home. Then she went to a local gynecologist where her ultrasound was carried out, and she was informed that there is a single intrauterine pregnancy but cardiac activity is not seen, and came for follow up after 15 days. And after 15 days her cardiac activity was seen, and she was reassured about fetal well-being, and then she has booked herself in tertiary care hospital in second month of her pregnancy. She has where her ultrasound was carried out, and she was reassured about fetal well-being, and her blood pressure was checked, and that was raised, but the exact value was not known to the patient, and she was prescribed tablet Aldomet 2 times a day, and tablet folic acid once time a day, and tablet Loprin once time a day. And at that time her certain blood investigation was not carried out. In first 3 months of the pregnancy, patient has a no history of fever, flu associated with rash, and no history of pervaginal discharge and pervaginal bleeding. And although my patient has a history of nausea and vomiting in first 3 months of her gestation, and the frequency of the vomiting is 1 to 2 per day, and that has been settled at 4 months of gestation without taking any medication. My patient is quickening started at 5th month of her gestation, and her anomaly scan was carried out at 5th month of the gestation to detect gross detectable anomalies, and she was reassured about fetal well-being. My patient at 6 months of the gestation, patient has felt decreased fetal movement at the whole day. Patient has not felt fetal movement. Then she came to the Nishtar Hospital, Multan, where her ultrasound was carried out, and she was reassured about fetal well-being, and IV fluid was given to the patient, and and then she has perceived fetal movement, and she was reassured about fetal well-being, and then discharged. And throughout her pregnancy, she has no history of urinary frequency, urgency, budding, micturition, and no history of increased thirst, increased urination, and increased appetite. And she has no history of headache, nausea, vomiting, blurring of vision, and epigastric pain or dizziness. And every time when her blood pressure was checked, that was controlled on medication, and she was taking medication with good compliance. Although my patient does not have a history of sudden rise of her blood pressure or fall of her blood pressure, she has no history of chronic migraine, she has no history of thrombus formation in the legs, and she has no history of photosensitivity, malar rash, and joint pain, and she has no history of any steroid intake. And my patient has no history of flank pain or no history of chest pain, and my patient has at 7 months of the gestation, at 7 and 8 months of gestation, tetanus vaccination was given to the patient. Throughout her pregnancy, her according to the patient, her abdomen is growing according to her gestation, and every time when her blood pressure every time when her ultrasound was carried out, and she was reassured about that her abdomen is her baby is according to her gestation. From last 1 day, patient has a history of a headache, and then her blood pressure was checked, and that was raised, and exact value was not known to the patient. And patient presented into tertiary care center where her blood pressure was checked, and that was raised, and she is admitted into the ward where her certain blood investigation was carried out, and her urine investigation was also carried out, but she does not know about her protein urea, and her ultrasound was carried
carried out, but report is not known to the patient, and her Doppler ultrasound was not carried out. And plan of the delivery and time of the delivery is not discussed with the patient, and breastfeeding and contraception is also not discussed with the patient. My patient is Gravida 4, para 3. Her first two babies are one female baby and two female babies. One baby 7 years of the age and other one is 5 years of the age, and both are delivered by spontaneous vaginal delivery, and there was no antenatal, interpartum or postpartum complication, and both babies are breastfed for 1.5 years and fully vaccinated and achieved good milestones. Her last delivery was 3 years back, and that pregnancy was uneventful up to the 9 month of her gestation, and at 9 month patient has received decreased fetal movement, and then she went to local doctor where her blood pressure was checked, and that was raised, and her ultrasound was carried out, and she was informed that there is a intrauterine fetal demise, and her emergency cesarean section was done due to uncontrolled blood pressure. But at that time patient does not have a history of headache, nausea, vomiting, blurring of vision or epigastric pain, and baby was delivered, and the baby was a fresh IUD. There was no peeling of the skin, and the placenta and exact weight is not known to the patient, but according to the patient baby was of average weight, and there was no gross anomaly, and baby is buried without postpartum examination, and without any pediatric evaluation. Patient has no history. A patient has a history of hypertension in a patient has a no history of diabetes, cardiovascular disease, pulmonary disease in her or in her family, but her mother is hypertensive. She has a normal sleep wake cycle and normal dietary and bowel habits, and she has a no history of she's non-smoker, non-alcoholic. Her husband is rickshaw driver, and her husband is rickshaw driver, and she leaves her own house, and her necessities of the life are met with difficulty. BMI of 27 kg per meter square. Where patient is not giving the question of my answers very intelligently, with blood pressure of 150 by 90 millimeter of mercury, and pulse rate of 80 beats per minute, and respiratory rate was 18 breaths per minute, and temperature was 98.6 Fahrenheit, and she is not looking paler, jaundice, cyanosis, thyroid is not enlarged, edema is not present, and spine is normal looking, and lymph nodes are not palpable, and reflexes are normal, and there is normal vesicular breathing with no added sound, and apex beat is at fifth intercostal space medial to mid clavicular line, with the first and second heart sound is audible with no added sound, and both breasts are symmetrically enlarged with no mass palpable in all the four quadrant of the both breasts, and a nipple is everted. On abdominal examination, abdomen is protuberant up to the xiphisternum, umbilicus is central, abdomen is moving with respiration, hernial orifices are intact, symphyzofundal height is 36 centimeter, longitudinal like a phallic presentation, seems to be adequate, estimated fetal weight is 2.5 to 3 kg, and fetal heart rate is 150 beats per minute. मैडम हो गया? गुड, बस आपने पूरे टाइम पे पूरा किया, 8 मिनट्स हो गए हैं पूरे, लेकिन इट वाज अ गुड हिस्ट्री. आपकी बड़ी क्लैरिटी थी, और थोड़ा सा अपनी देख लो, योर स्पीड वाज एक्चुअली गुड, बस आपने कुछ शायद थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, शुरू में थोड़ा स्लो थे, एक थोड़ा सा अपना मार्जिन रखो. उसकी वजह ये है कि ये ना वो है बेल बज गई तो बस फिर वो तो बात तो वहीं खत्म हो जाती है. अच्छा, तो थिंग इज के ठीक है, आई थिंक इट वाज अ गुड हिस्ट्री. मैं थोड़े से पॉइंट्स बोलती हूँ, किसी और ने जरूर बोले योर बायोडेटा वाज वेरी वेरी गुड. आपका जो था इसमें एक चीज मैंने पहले भी बताया, इट्स ऑलवेज बेटर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग इन बायोडेटा अबाउट द एड्रेस, जो डोंट जस्ट से उस जगह का नाम, इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव अ कंप्लीट एड्रेस जिसमें स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, दिस वो सब होता है. उसकी वजह ये कि we always keep a record in the hospital also, so we always need to get a exact record of address of for the patient. उसकी वजह यही है कि कोई बायोप्सी, कोई फॉलो अप कुछ हो तो इवन ऐसा एड्रेस होना चाहिए जो कि मेल वाला एड्रेस हो, सो यू कैन मेल, सेंड अ मेल और एनीथिंग टू द पेशेंट कि आप उसको फॉलो कर सको मरीज को. अच्छा, बाकी आई थिंक इट वाज रियली गुड. जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसके अंदर जब आपने बात की कि 37+1 पे, लेटर ऑन जब आपने बीपी की बात की, यू सेड कि शी हैड हेडेक एज वेल.
So it's always better to talk about about if increased blood pressure for one day, तो फिर headache अगर इतनी significant थी कि आपने HPI में उसको बताया, तो it's better to talk about headache as well here. फिर previously patient की एक IUD का आपने जिक्र किया भी था बायोडेटा में, तो मैं तो presenting complaint में सुनना चाह रही थी कि अभी fetal movements ठीक है, so it's not actually a case of IUD. So ये बड़ा important है. Then बाकी ठीक है. आई थिंक द रेस्ट आपकी जो HOPI थी इट वाज वेरी गुड, एक्सेप्ट कि आपने एक दो जगह बात की जैसे शी नेवर हैड थ्रोम्बस ऑफ लेग, तो हाउ कैन अ पेशेंट टेल यू, इंस्टेड आप कह सकते हो कि उसे लेग स्वेलिंग या यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग या पेन उस तरह की फील नहीं हुई, तो वो वाली चीज़ आप कर सकते हो. एंड देन आई थिंक इट वाज अ गुड हिस्ट्री. जिस तरह से हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की लेके हमें चलनी चाहिए कि पहले उसकी हाइपरटेंशन को एक्सप्लेन करो, उसके सिम्टम्स को, व्हेन इट वाज डायग्नोज्ड उस वक्त कैसे डायग्नोज हुआ, व्हाट मेडिसिन शी वाज टेकिंग. आगे जाके आई डोंट नो आपने उसकी एल्डोमेट BD में ही बताई, क्योंकि शुरू में आपने एल्डोमेट अर्ली ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कराई थी, डोज डेफिनेटली उसकी बढ़ गई होगी आगे जाके या नहीं बढ़ी, वो जिक्र नहीं आपने किया. मैडम वो नहीं बढ़ी, उसी पे कंट्रोल था. उसी पे कंट्रोल हो गया था, ठीक है. सो वो उस तरीके से. एंड देन इसकी मॉर्बिडिटी रिलेटेड टू फीटस जो आपने एक्सप्लेन की कि उसका एब्डोमिनल गर्थ और मूवमेंट एवरीथिंग और पेन नहीं हुई, एब्रप्शन वगैरह रूल आउट करके. एंड देन उसके पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस IUD है, ये बहुत बड़ी पेशेंट की रिस्क फैक्टर है प्रीवियस IUD एट 9 months. तो वो आपने बताया कि वही रीनल डिजीज और क्रॉनिक कोई डिजीज नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट देन आपने जब HOPI, बिकॉज आपकी थोड़ी सी लेट हो रहे थे, आपने फिर जल्दी जल्दी उसकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री बताना शुरू कर दी, तो वो उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी. आपने, बिकॉज आई रियली वांटेड टू हियर अ लॉट अबाउट द पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री. इसकी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उस असल में सवाल पेशेंट इज एट 37 वीक्स. आपसे अब ज़्यादा सवाल ये नहीं होना कि अब से आगे आपने क्या करना है, बल्कि आपसे ज़्यादा सवाल ये होना है कि ये पेशेंट अगर आपके पास अर्ली आती तो आप ऐसा क्या करती, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो. तो उसमें पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है कि उसके 7 ईयर या 5 ईयर के बच्चे का वजन कितना था, उसके अंदर किसी में उसने लोप्रीन ली या नहीं ली, एंड स्पेसिफिकली इफ शी एवर हैड गॉट हरसेल्फ चेक बाय डॉक्टर फॉर ब्लड प्रेशर स्पेसिफिकली, या कोई यूरिन एल्ब्यूमिन या कोई यू नो एक अलग अलग करके ये सुनने की बहुत ज़रूरत थी. बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन 3 years बैक शी हैड IUD एट 9 months. वो एक अब वो 9 month में IUD हो क्यों गई? आपने कहा इंक्रीज ब्लड प्रेशर. एब्सोल्युटली इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर डज नॉट रियली कॉज डायरेक्टली IUD एक्सेप्ट कि वो एब्रप्शन करते. तो आपने उस चीज़ को रूल आउट नहीं किया, बिकॉज अगर उसकी पिछले प्रेगनेंसी में 9 months में IUD हुआ है, BP ज़्यादा था और एब्रप्शन था, तो इस प्रेगनेंसी में शी इज एट वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग ऑल दीज थिंग्स अगेन. ठीक है ना? तो आपने इस चीज़ को एम्फसाइज नहीं किया. तो ये एक मेजर बात थी हिस्ट्री में, अदरवाइज इट वाज वेरी गुड. तो आपकी जो है ना HOPI के बराबर ही वैल्यू थी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में, जिसमें आपने IUD की एक चीज़ कि उससे पहले कभी लोप्रीन ली नहीं ली, किसी ने सजेस्ट की, किसी ने क्लेक्सन कभी सजेस्ट किया, देन शी हैड दिस IUD. फिर IUD हुआ क्यों? एकदम से BP बढ़ के तो शायद सेरेब्रल हेमरेज पहले हो जाना चाहिए, क्लेम्शिया प्री क्लेम्शिया होना चाहिए, इंस्टेड के डायरेक्ट IUD. तो IUD तो तब होता है जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर और एब्रप्शन करते, या फिर वो IUGR बेबी था. तो ये चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना. अदर देन दैट आई थिंक द रेस्ट वाज गुड. आपका एग्जामिनेशन वेंट वेल, वो सारा कुछ ठीक था. ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ थी जिस पे अगर आप बता देते तो फिर ये एक्सीलेंट हो जाती हिस्ट्री. ठीक है ना? जी मैडम. जी चलो मैडम. चलो अब हम इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं. पूछें डॉक्टर मारिया. जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर बी एंड. पॉजिटिव. जी मैडम, कंप्लीट ब्लड काउंट इन ग्राम पर डेसीलीटर. क्या कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या? इंक्लूडिंग, जी मैडम, इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर, टोटल ल्यूकोसाइट 10.2. जी मैडम, आई नीड RBC इंडिसेस, MCV. चलो वो सब ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज है. हाँ MCHC. ठीक है. जी मैडम, एंड आई नीड पेरिफेरल ब्लड फिल्म. ठीक है, वो भी नहीं, नॉट अवेलेबल. फॉर टाइपिंग ऑफ एनीमिया. जी मैडम. हाँ वो नॉट अवेलेबल है. जी मैडम, एंड सीरम फेरेटिन. नॉट अवेलेबल. आई नीड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट काउंट. वो भी नॉर्मल है दोनों. आई नीड हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन एंड anti-ICV एंटीबॉडीज. हेपेटाइटिस B नेगेटिव है, HCV पॉजिटिव है. जी मैडम. आई नीड. आप लोग HIV कराते हो स्क्रीनिंग?
मैडम कभी कभी करवा लेते हैं और कभी नहीं मेरा करवाते ख्याल हैं। है वैसे गवर्नमेंट साइड पे भी ना एक करा लिया करो, वैसे तो बेसलाइन में नहीं उस तरह से आता, लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस कि क्योंकि हमारे तो एक रूल है हर एक का एचआईवी होता है, तो वी अननोइंगली अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स का आ जाता है पॉजिटिव, तो व्हाट इफ समबडी इज पॉजिटिव एंड यू डू द सिजेरियन और यू डू एनी सर्जरी ऑन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट, डॉक्टरों स्टाफ का तो जो एक्सपोजर बुरा है सो है, तो अगला मरीज जो थिएटर में होना है तो उसका क्या कसूर? देयर इज नो हार्म कि सिर्फ एक स्क्रीनिंग करा दी जाए, ठीक है ना? मैम लाहौर में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे भी नहीं होता। होता नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि हम तो ये जैसे अभी प्राइवेट इधर हमीद लतीफ में तो हर एक का होता है और अब वी गेट सरप्राइज्ड कि पॉजिटिव आ जाते हैं बिल्कुल ही अननोइंगली। तो ये काफी अजीब सी बात है, लेकिन है ये बात। तो आई थिंक सजेस्ट करो, और स्क्रीनिंग डज नॉट रियली कॉस्ट एनीथिंग। एचआईवी की स्क्रीनिंग 50 रुपए का टेस्ट है। मैडम आई विल कंफर्म इट बाय एलाइजा। क्या चीज? एचसीवी? जी मैडम। ठीक है। अच्छा, और क्या एंड मांगोगे? और एंड लिवर फंक्शन टेस्ट जी, इसके अंदर। ठीक है। नॉर्मल है। एंड मैडम नॉर्मल है मैडम, फिर तो पीटी की जरूरत नहीं है। बस आप लिस्ट पूछते जाओ जो एग्जाम में जी बोलोगे। मैडम, फास्टिंग ब्लड शुगर एंड 1 और postprandial, and I need urine routine examination for microscopy and biochemistry including pus cell, protein and glucose. प्रोटीन्स +2 है और जी मैडम। ग्लूकोज नील है। पस सेल्स इसके 8 to 10 है। जी मैडम। मैडम आई नीड यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, वो भी नहीं अवेलेबल। मैडम आई नीड सीरम यूरिक एसिड हम्म एंड आई नीड लीवर फंक्शन टेस्ट। सीरम यूरिक एसिड तो मैडम नॉर्मल है। हम एंड आई नीड रीनल फंक्शन टेस्ट मैडम। वो भी नॉर्मल है। मैडम बस यही। एंड इसके अलावा जो है ना डेटिंग स्कैन चाहिए मुझे, और एनेमली स्कैन, एंड देन आई नीड नॉर्मली स्कैन इज चलो वो टू दिखा डिटेक्ट दिया, ग्रॉस वो नॉर्मल है। डिटेक्टेबल एनेमली, ठीक है। and I need recent scan for madam recent scan for biometry, including BPD, femur length, AC estimated fetal weight, presentation lie, and Likert volume and placental localization. ठीक है, गुड। And जी मैडम आई also need Doppler scan for ST ratio। जी मैडम। ठीक है जी, पूछे। for जी मैडम फॉर ST ratio, pulsatility index and resistivity index, and I also need admission CTG and her patient's blood pressure record and drug chart. वेरी गुड। ठीक है, और? मैडम बस यही। गुड। किसी और ने कुछ ऐड करना है? इवन हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आप कुछ ऐड करना चाहो, पूछना चाहो, या इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐड करो? अभी मिसिंग है इन्वेस्टिगेशन एक। मैम 24 आवर्स जो डेली प्रोटीन रेशो या ना, प्रोटीन अभी क्रेटिनिन, नहीं। और मैम डॉपलर। एक्चुअली गाइडलाइन तो फेवर करती नहीं 24 आवर्स प्रोटीन यूरिया को। मैडम प्रोटीन क्रिएटिनिन मैम रेशियो क्या करवाएंगे तो इसमें। इंस्टेड आप वो रेशो करा लो अगर 24, लेकिन अगेन आप कह सकते हो मेरे बोर्ड में प्रोटोकॉल है कि हम वो रेशो नहीं कराते, हम ये कराते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा इजी हो गए उस पर जो आप करते आए हो, फिर आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। लेकिन और क्या इन्वेस्ट, अभी तो खैर 24 आवर्स की भी देखते हैं, आगे बात करते हैं इस बारे में। और मैम डॉपलर। डॉपलर ने बोला, उस पर भी बात करते हैं। एक फंडोस्कोपी मिस कर दी इसने। मैडम पेशेंट हैज मैडम पेशेंट की हाँ, हिस्ट्री ये है पूछना चाह रही। हाइपरटेंशन की फ्रॉम लास्ट 3 years, नॉट मोर देन 4, एंड इन हिस्ट्री देयर इज नो मैडम, जो मैडम रूल आउट किया है कि कोई जो है ना कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई, इस वजह से मैंने उसकी फंडोस्कोपी नहीं मांगी। आपके Renal पॉइंट function ठीक test है, नहीं होंगे? लेकिन अगेन शी इज हैविंग क्रॉनिक हाइपरटेंशन, नो डाउट 10 इयर्स का फर्क आए तो ही कुछ हो, लेकिन यू नेवर नो ना। देखो आपके पास कौन सा कोई रिटन रिकॉर्ड सामने है? वो तो पेशेंट को पता है कि 3 साल पहले नहीं था या था, क्या पता उसे हो पहले से। ठीक है, जी तो एक मैडम। देन फंडोस्कोपी जब वो एडमिटेड है करा लोगे, ये तो पता चलेगा बाद में। बट अगेन इफ शी इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव तो वो तो पता चलेगा ही कि वो है। अच्छा, और आपने बिल्कुल ठीक, अच्छा ये किया कि फास्टिंग करा लिया और 1 आवर आपने पोस्ट पेंडियल करा लिया, बिकॉज ऑब्वियसली या तो आप अलग से कुछ उसका शुगर का देखते कि बिकॉज ऑब्वियसली सच पेशेंट्स मोस्टली एंड अप इन हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज आल्सो, तो आपने एक उस तरीके से रूल आउट कर लिया। डॉपलर कराना था या नहीं कराना था इस पेशेंट में?
मैडम पेशेंट इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, तो उसमें तो नाइस गाइडलाइन सेज दैट इन एवरी क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट डॉपलर शुड बी डन एट 28 वीक्स, 32 वीक्स और 36 वीक्स। लेकिन जो हम लोग जो नॉर्मली एक बेसलाइन डॉपलर तो करवा लेते हैं ना, उसके साथ फिर हम ग्रोथ स्कैन करवाते रहते हैं अगर वो नॉर्मल आए, और अगर उसमें जो है चेंजेस आती हैं तो फिर उसके मुताबिक ही हम आगे करते हैं। तो So मैडम you इसमें think करवाना चाहिए she's at 37 plus weeks and मैडम she's having 37 पे तो plus नहीं करवाना, proteinuria? लेकिन प्रीवियसली तो होना चाहिए था ना, क्योंकि पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। वो तो फिर आप प्रीवियस डॉपलर मांगोगे ना, वो भी हम बात करते हैं। देखो आपने ये तब बात करना है जब अगर मैंने आपसे सवाल किया कि आपने डॉपलर कराना है या नहीं, आपने करा लिया, अब आपने जस्टिफाई कैसे करना है? आपने कहना है माय प्लान एट द मोमेंट इज टू कंटिन्यू माय प्रेगनेंसी, जब तक भी आपने करना है कि आपने हफ्ता ऊपर लेके जाना है या 2 हफ्ते ऊपर लेके जाना है, जो भी आपका प्लान है। आप कहोगे कि आई नीडेड हर डॉपलर बिकॉज शी इज chronic hypertensive. Ideally, her Doppler should have been done at 28 weeks, 32 weeks, and if needed, 36 weeks. So, as the previous Dopplers are not available, but on examination, she doesn't seem to have any intrauterine growth retarded baby, or Dreiker doesn't seem to be decreased. Even then, I would like to do her Doppler to see the placental blood supply or the ST ratio, to not to avoid anything or not to ignore anything, because I still have to continue pregnancy maybe for 1 week or 2 weeks, and I'll be more sure that there are no microvascular changes which are going on in placenta because of chronic hypertension. So this is actually complete answer or justification for Doppler. If you don't get a Doppler done at this stage, तो आप कहोगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपने डॉपलर क्यों नहीं कराया, आप कहोगे कि शी इज एट 37 plus weeks. Ideally, Doppler should have been done at 32 and 28 weeks, which were not done before. But her examination rules it out that her growth or placental blood supply has always been normal, because on examination, baby estimated weight and on a simple ultrasound as well is corresponding to the gestational age. There is no decrease like her, so it seems that there has been no placental insufficiency developed because of the chronic hypertension. So that's why it doesn't really seem to be logical to get the Doppler ultrasound done. And she's also at 37 plus 1 week. I'm going to prolong pregnancy for 1 week. So I can go ahead with the biophysical profile only because her Liker is fine and the baby weight is fine. So आप justify दोनों चीजें कर सकते हो, but you should know how to justify it. ठीक है ना? योर आंसर शुड बी कंप्लीट. आपने बात की गाइडलाइन की भी, आपने अपने एग्जामिनेशन की भी बात की, आपने अपनी वैल्यू ऑफ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की भी बात की कि डॉपलर आपने किस पेशेंट में कराना है. आपने उस पेशेंट में डॉपलर कराना है जिसके अंदर आपको या तो रिकमेंडेड है क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली बात होगी, या क्रॉनिक रीनल डिजीज एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर आपके एग्जामिनेशन में कोई आपको शक आ गया. इस पेशेंट में आपने 37 प्लस पे कराया, मे भी आपने, अभी वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि मोड और टाइम ऑफ डिलीवरी हमने कब तक लेके जाना है, तो फिर आप जस्टिफाई करोगे कि अभी मैंने इतना लंबा लेके जाना है. इसमें आप एक चीज इस पेशेंट में ऐड कर सकते हो कि प्रीवियसली इसका आईयूडी हुआ हुआ 9 मंथ में, शी हैड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, शी इज अगेन हियर विद द सेम प्रॉब्लम, सो देयर इज नो हार्म दैट आई बिकम इवन मोर क्लियर विद दिस विद द डॉपलर एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई योर डॉपलर. ठीक है ना मारिया? एक कंप्लीट आंसर देना है. आपने इस तरह नहीं कहना कि होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो नहीं. इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें आपने गाइडलाइन से लेके, अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन से लेके, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशंस है, उसके बाद अपना फैसला बताना है कि मैं ये फैसला करके ये डॉक्टर का फैसला कर रही हूँ. ठीक है ना? जी मैडम. और मैम प्लीज वो भी क्लियर कर दें कि अगर डॉपलर इज नॉर्मल देन वी कैन वेट फॉर 1 वीक एंड ये अभी हम बात करते हैं मारिया से. हाँ, हमारी ही बोल रही है. मैनेज तो अभी आपने खुद करना है. चलो मैनेज करो अब इस पेशेंट का. मैम हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव और जी पॉजिटिव में भी जिस तरह हेपेटाइटिस सी में हमने कोई फिक्र नहीं करनी, ये हमारा काम नहीं है. हेपेटाइटिस सी में हमें जो चीज बॉदर करेगी वो है एलएफटीज. अगर एलएफटीज उसके खराब आ रहे हैं तो हम उसका पीटी, एपीटीटी, आईएनआर वगैरह करा लेंगे. कंफर्मिंग इट फ्रॉम एलाइजा अगर आपके डिपार्टमेंट में होता है, इफ यू फील लाइक, तो आप कर सकते हो, वरना एलाइजा से भी ना करो. इफ शी इज हैविंग एचसीवी पॉजिटिव, जस्ट गेट द एलएफटीज डन, दैट्स इट. इफ एलएफटीज आर deranged, then you need to get the PTT done, INR, and also the abdominal scan for liver echo texture. अगर LFTs ठीक है तो बात तो वहीं खत्म हो गई. ठीक है ना मैम? रीनल फंक्शन टेस्ट कराने हैं इसके? रीनल फंक्शन कराने हैं ना मैम. मींस कि अगर एलएफटी डी रेंज होगी तभी हम पीटी, एपीटीटी, आईएनआर और लिवर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कराएंगे. और मैम इसमें बेसलाइन में हमें एक कोगुलेशन प्रोफाइल भी तो करानी चाहिए थी.
इस पेशेंट के अंदर? बेसलाइन कोएगुलेशन प्रोफाइल क्यों? मैम क्योंकि वो पेशेंट के पास वो कैन एंड अप ऑन इक्लेम्पशिया और सीवियर प्रीक्लेम्पशिया, तो हमारे पास एक अवेलेबल होनी चाहिए नहीं नहीं तो क्या हुआ? मैम गाइडलाइन इक्लेम्पशिया तो क्या हुआ? मैम गाइडलाइन तो रिकमेंड करती हैं कि आप एक कोगुलेशन प्रोफाइल आप करवा लो फर्स्ट इनिशियल। नहीं PTAPT INR is not a part of any PIH or hypertension in pregnancy patient except कि उसके अंदर कोई आपकी स्पेसिफिक इंडिकेशन है. इट्स नॉट इन द गाइडलाइन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस आपने नहीं करानी इस किस्म की. ओके ठीक है. मैम एक्चुअली मैंने बहुत सारे मतलब गंगाराम में बहुत सारे कंसल्टेंट से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने भी हाँ. यही कहा कि आप इनिशियल एक करवा लें A big आप no. कोगुलेशन। A big no. ओके 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 ठीक है, नॉट एट ऑल. इसकी कोई इंडिकेशन होनी चाहिए. LFT से रिलेटेड हो सकता है PTT आया ना. अदरवाइज देखो इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है. कोई कोएगुलेशन से इफ शी इज हैविंग एब्रप्शन then you can get PTA, PTT, INR and other coagulation profile tests done. अभी कोई एब्रप्शन नहीं हुई ना, एग्जामिनेशन पे एब्रप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ ना, तो आप क्यों PTA, PTT, INR करा रहे हो बगैर वजह के? और You मैम going to अगर get it? प्लेसेंटा हाँ. प्रीविया हो और पेशेंट को सिर्फ एक एपिसोड ब्लीडिंग की हो माइल्ड सी No, तब no भी need, नहीं? no ओके need. ओके मैम ठीक है ना, ऐसे नहीं खामखा वो. यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर डायग्नोसिस. आप क्यों इधर उधर की और बात करो? अगर एब्रप्शन सस्पेक्ट कर रहे हो तो कराओ. अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी इंडिकेशन आ रही है जो कि इस वक्त एक्टिव वो कंप्लेंट हो चुकी है जो DIC की तरफ जा सकती है, तो फिर आप APTT INR कोलिस्टेसिस में कराओ. आप LFTs उसमें भी खैर डिरेंज होते हैं, इस वजह से हम कराते हैं. देन अगेन उसके एब्रप्शन में कराते हैं, हम IUD में कराते हैं. ये 2-3 इंडिकेशन है जिसमें PTT INR कराया जाता है. और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वो अलग चीज है. उसके अलावा कोई और ऐसी इंडिकेशन नहीं है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज एंड फोकस्ड इन योर इन्वेस्टिगेशंस. इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई और सेकंड ओपिनियन की बात नहीं है कि हाइपरटेंशन में क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, कार्डियक में क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, और एनीमिया में क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, और डायबिटीज में क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं. वैसे ही बेसलाइन करा लेना तो बिल्कुल ही गलत है कि बेसलाइन हम करा के देख लें कि जी कोएगुलेशन प्रोफाइल. हमने कोई इसको कोई एपिड्यूरल लगाना है, या हमने कोई उसका टैप करना है, या हमने कोई ऐसी चीज करनी है, वो तो उनका काम है. वो भी नहीं एक्चुअली करना. सो बिल्कुल भी नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग होता है एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस एग्जाम में मांगना. ठीक है, चलो और मारिया बताएं जी. जी आप Madam, first of all, I complete my Manage. I Good. want to complete my investigation in which I need protein creatinine ratio, and I also need the recent scan and Doppler scan And for culture, urine and culture. culture and sensitivity ठीक है. for the management of the patient. अच्छा, प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो का उसी में ही आ रहा है, विच इज मोर देन 30 वाला ही होता है ना इसका लिमिट. तो जी मैडम. इट्स मोर देन दैट. एंड व्हाट एल्स यू वांट? Madam, I need recent So scan protein creatinine ratio is high actually. और recent and I need scan, recent scan आपको दे दिया. पैरामीटर्स आर गोइंग व्हाटएवर जो आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन था वही उसी तरह ही जा रहे हैं. 2.6 kg बेबी का वेट है एस्टिमेटेड, और लाइकर इज एडिक्वेट. and madam Doppler scan for ST ratio and pulsatility index and resistivity index. वो नॉर्मल है. जी मैडम. and I also need the urine culture and sensitivity. ठीक है. वो तो अभी 3 दिन बाद आना है. जी वो मैडम. नहीं अवेलेबल. As my patient is has at 37 weeks of the gestation and she is has a chronic hypertension with superimposed preeclampsia. देखो जब आप and मैनेजमेंट में जवाब देना शुरू करो ना, स्टार्ट विद अ काउंसलिंग. जी मैडम. राइट. I will counsel, जी madam, I will counsel the patient about the diagnosis of the patient that it is a high risk pregnancy because patient has a chronic hypertension with superimposed preeclampsia and her blood pressure is 150 by 100 and her protein creatinine ratio is raised and she is now at 37 weeks of the gestation, so there are the multiple fetal-maternal risk associated with it, and so I will admit the patient into the ward, and I will and there are the certain maternal risk associated with it, including the
imminent eclampsia or eclampsia, placental abruption, risk of emergency cesarean section, anesthesia related and cesarean section related risk. And fetal risk includes at 37 weeks of the gestation, there is a risk of fetal distress and intrauterine fetal death. And after the delivery of the baby, there is a risk of the NICU admission. And so I will keep admitted the patient into the ward. I will manage the patient through multidisciplinary approach by involving the physician and also anesthetist and pediatrician. First of all, I will control her. First of all, I will inquire about signs and symptoms of the preeclampsia. I will control her blood pressure as per with the antihypertensive drug, and then I will give the patient steroid injection betamethasone 12 milligram of 24 hours apart, and I will check her blood pressure for at least 4 times a day, and I will इसके अलावा मैडम I will do her CTG twice time a day. And after that I will review her all investigation, and I will discuss with the patient about the plan of the delivery, time of delivery, and breastfeeding and contraception. मैडम अब 37 वीक्स पे है ना, तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज पेशेंट हैज chronic hypertension along with that superimposed preeclampsia. And so when will you madam, deliver her? When madam, if her blood pressure is controlled and her symptoms has been resolved, and I will review the patient, and if her I will madam, after steroid covered, I will मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब तो प्री क्लैम्शिया है, इसमें तो हम वी बैक का ऑप्शन नहीं दे सकते ना? आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट, चलो कोई और इसके मोडर टाइम. As my patient has a married for 11 years and previous 2 female babies, and previous has an intrauterine fetal death, and now patient has a chronic hypertension along with the superimposed preeclampsia, I will I will discuss with the patient, and my plan of the delivery is in the form of elective lower segment cesarean section at 30 after steroid cover at 37 weeks of the gestation, under at 37 weeks of the gestation, and under the presence of the pediatrician. ठीक है, देखो खुद ही निकल आया ना जवाब. इट वॉज नॉट बैड. इंस्टेड कि आप कंफ्यूज होकर बैठ जाओ. जब भी एग्जाम में कंफ्यूज हो, पहले सोचो कि आप असल में क्या करते हो डिपार्टमेंट में. जो करते हो वो ठीक ही होता है, ठीक है ना? अच्छा देखो, यू वर गुड. आपने एक स्टेप वाइज गए. यू आई डोंट थिंक रियली मिस्ड एनी थिंग जो इस मरीज में था जो आपने मैनेज नहीं किया, क्योंकि मोस्टली घबराहट में लोग भूल जाते हैं कुछ ना कुछ. मैडम आई हैव अ मिस मैडम, वो उसका यूटीआई मैंने मिस किया, उसको मैंने साथ में ट्रीट करना था. मैं बताती हूँ. देखो आपने करना ये आप सब ने, मैं हर क्लास में कहती हूँ, मैं फिर रिपीट भी करूंगी कि जब आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन लिया, यू हैव रिटन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू. ऑब्वियसली आपने पूरी हिस्ट्री वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखी होती, आपने वो प्रेजेंट कर दी होती है. आपने राइट हैंड कॉर्नर पे हमेशा रेड पेन से या अपने उसी पेन से इसके रिस्क फैक्टर्स लिख लेने. इस मरीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा गोला जो मैंने अपने पेपर के ऊपर मारा हुआ है वो है जी 9th मंथ में, पिछली दफा 9th मंथ में उसका आईयूडी हुआ और इंक्रीज ब्लड प्रेशर से हुआ, जो कि लगता यही है कि उस वक्त एब्रप्शन हुई है जिसकी वजह से वो मरीज भाग गई है. और एनीवन प्रीवियस शी हैड 2 SVDs. नाउ आईयूडी विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज नॉट absolutely an indication for cesarean section in a patient who had previous 2 SVDs. However, IUD with abruption is an indication for cesarean section in a patient who had previous SVDs. So वो एक ऐसा इवेंट हुआ कि जिसमें पेशेंट का बच्चा तो गया, लेकिन उसका वो खुद भी ऐसी एब्रप्शन हो जाए जिसमें बच्चे का IUD हो जाए, वो बहुत बड़ी. Absolutely more than 50% of the placental abruption causes IUD of the baby. If you receive any patient जिसकी बेशक उस वक्त वजाइनल ब्लीडिंग कितनी ना हो, लेकिन एब्रप्शन की वजह से IUD हुआ हो, तो समझ लो उसकी कंसील्ड ब्लीडिंग कितनी ज्यादा होगी. So such patients mostly end up in renal failure
और ATN और इवन DIC। तो ये बड़े खतरनाक मरीज होते हैं जो वजाइनल ब्लीड नहीं कर रहे होते लेकिन अब्रप्शन से IUD के साथ प्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट टाइम का मुझे सारा इवेंट समझ में आया, इस वक्त अब जब आप केस प्रेजेंट कर रहे होगे एंड व्हेन यू आर गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट हु प्रीवियस हैड सच हिस्ट्री, आप इग्नोर ही नहीं कर सकते इसकी मैनेजमेंट में उस चीज को। अब वो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आ गई है। लास्ट टाइम तो चलो जिधर भी थी जो भी था वो तो उसको पता ही नहीं था, प्रीवियस 2 SVDs थी, वो बेचारी IUD करा के हॉस्पिटल पहुंची। अब वो इसीलिए पहले आई है क्योंकि शी डजंट वांट कि वो सारा एपिसोड दोबारा रिपीट हो, और अगर वो एपिसोड रिपीट हुआ तो वो आपका सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि फिर फायदा क्या आपका वहां पे होने का। मतलब शी हैज कम टू टर्शरी केयर हॉस्पिटल टू मीट अ वेरी गुड स्पेशलिस्ट लाइक यू, तो आपने उसकी मैनेजमेंट ठीक करनी है। सो व्हेन यू आर मैनेजिंग द पेशेंट, आपने सबसे पहले यही बताना है काउंसलिंग में, यस शी इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी बिकॉज नाउ शी हैज कम एट 37 वीक्स अगेन विद द सेम कंप्लेंट्स। एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट उस जेस्टेशन पे कर रहा है जिसपे पहले IUD हो चुकी है, और अब दोबारा उसी कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है कि BP भी ज्यादा है, हेडेक भी है, एंड देन शी इज हैविंग प्रीक्लेम्शिया एज वेल ऑन इन्वेस्टिगेशंस। तो ये कोई आम मरीज नहीं है। आपने उसके टेनेंट्स को और पेशेंट को काउंसिल करना है कि एनीथिंग कैन हैपन अगेन, बिकॉज प्रीवियसली आप उसको तो नहीं देखा, बट अब जिस तरीके से उसने प्रेजेंट किया एंड इस वक्त इफ शी इज प्रेजेंटेड विद हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑल द सेम कंप्लेंट्स डिस्पाइट टेकिंग एल्डोमेट एंड ऑल, तो it is a very high risk pregnancy and immediate measures need to be taken. She should be kept under direct monitoring. ये कोई ऐसा मरीज नहीं है कि आप दाखिल करके इसको अपने लेबर रूम से वार्ड में शिफ्ट कर दो कि चलो जी वहाँ मॉनिटरिंग हो जाए या वो हो जाए। शी शुड बी केप्ट इन लेबर रूम फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ताकि वो उसका इस दफा दोबारा वो इवेंट ना हो जाए जो लास्ट टाइम हो गया था। सो ये सारी बातें आपने बोलनी है, एक्चुअली करते भी हैं, बट एग्जाम में यही तो चीजें पिक करनी है आपने। तो आपने ये चीजें अपने या तो गोला लगा लो उस चीज के इर्द गिर्द के ये कुछ इसके साथ हो गया, तो ताकि वो चीजें मिस ना। बाकी यस यू डिड वेल, आपने उसकी काउंसलिंग अच्छी की, देन यू मैनेज ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, यू इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें आपने उसका हेपेटाइटिस को भी टेक केयर कर लिया विद द फिजिशियन, एंड एट द सेम टाइम क्रॉनिक हाइपरटेंशन का भी फिजिशियन को दिखा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट नाउ कंसिडरिंग द डिलीवरी ऑफ द पेशेंट, whenever you are going to give an idea to the patient कि उसका cesarean होना है या उसका elective होना है या उसका क्या होना है, and she is admitted already, so there is no harm in doing her bishop. आप उसको elective के लिए लेके जा रहे हो, bishop आपने उसका चेक नहीं किया, एग्जामिनर ने अगला ये बात करनी है कि पता ये चला कि जब आप उसको इंसिजन देने लगे हो तो आपके जहन में आया कि वजाइनल एग्जामिनेशन कर लें, तो पेशेंट तो 5-6 सेंटीमीटर्स थी, ठीक है ना। सो आपने ये कहना है कि 37 वीक्स पे वो आ गई है, शी इज हैविंग प्रीक्लेम्शिया, लकीली शी हैज रीच्ड 37 वीक्स, क्योंकि अगर ये मरीज 34 पे आ जाती है, 32 पे आती है, वो तो खैर हम ये एक अलग इसका सवाल इस वाइवे का बनता है जिसका बहुत अच्छी मैनेजमेंट चले। फिर उससे नेक्स्ट सवाल किया जाता है कि इफ शी हैड कम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हाट वुड यू हैव डन, इफ शी हैड कम टू योर 30 वीक्स, इफ शी हैड कम टू 28 वीक्स, फिर क्या करते हैं। फिर वो उसमें ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाला वो वाइवा होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर ये कि देखो अब 37 पे आई है, यू आर प्लानिंग डिलीवरी, अब इसको प्रोलॉन्ग करने वाली तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि प्रीवियस IUD एक हुआ 9th मंथ में इसी स्टेज पे आके, नाउ शी इज हैविंग प्रीक्लेम्शिया, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट, हेडेक के साथ वो आई है जो कि आप इसके साथ रिलेट कर रहे हो। नाउ द थिंग इज के इसको आपने फिर क्या करना है, एट द सेम टाइम यू विल डू बिशप, आप उसका एग्जामिनेशन करोगे। अगर इफ शी इज नॉट हैविंग गुड बिशप, शी इज प्रीवियस वन, देन यस फिर आप उसको इंड्यूस तो करोगे नहीं, बट अगेन पेशेंट को आप ऑप्शन दे सकते हो, बट obviously first option will be elective cesarean section considering all the previous event and also chronic hypertension, और जैसे डॉक्टर मारिया ने हमें सारे बताया रिस्क फैक्टर्स फॉर elective cesarean section, but VBAC is not absolutely contraindicated excuse me, लेकिन yes अगर उसका वही बिशप बेहतर हो तो फिर आप VBAC देख सकते हो, लेकिन और मजीद VBAC के इंतजार में प्रोलॉन्ग करना इज नॉट इंडिकेटेड, लेकिन आप उसको कर सकते हो। VBAC का सेकंड ऑप्शन विल बी VBAC, बट फर्स्ट ऑप्शन विल बी डेफिनेटली इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, ठीक है ना। लेकिन आप पहले उसका बिशप जरूर करोगे, अगर आपने ये लफ्ज नहीं बोला और डायरेक्ट उसको ऑप्शंस देने बैठ गए हो तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जी मैडम, मैंने ये पेशेंट डिसाइड इसीलिए किया था क्योंकि ना इस पेशेंट के क्रॉनिक हाइपरटेंशन थी लेकिन यूरिन एल्ब्यूमिन नील था, लेकिन आपने सिनेरियो चेंज कर दिया तो फिर मुझे फौरन से मैनेजमेंट भी उसकी चेंज करनी पड़ी। लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि आई विल रिव्यू द पेशेंट, ये मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला था कि आई विल डू द पेशेंट। लेकिन मैडम इसके लिए भी हमें 37 वीक्स तक ही वेट करना है ना, अगर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर भी स्टार्ट हो जाती है तो। देखो गाइडलाइन कहती है 36 के बाद आप डिसीजन लें,
क्लिनिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। इसमें तो प्री एक्लेम्पशिया भी आ गया। सेकेंडली प्रीवियस उसकी आईयूडी थे 9th मंथ में, इसी टाइम के अराउंड उसका प्रीवियस आईयूडी हुआ हुआ, तो यू जस्ट कैन नॉट सेंड हर होम एंड यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग इट फर्दर। आप डेक्सा कवर कंप्लीट करो, यू थिंक दैट हेडेक इज देयर, सिम्टोमेटिक है, मैग्नीशियम दो एंड प्लान हर डिलीवरी। जी मैडम। ठीक है, लेकिन जब भी याद रखना मोड ऑफ डिलीवरी की बात करो, चाहे वो जो भी पेशेंट हो, it's always better to do her bishop, except कि normal delivery is absolutely contraindicated like previous 2 and above, या ब्रीच में with previous one, जिसमें तो contraindicated है उसमें तो डायरेक्टली आप इलेक्टिव सिजेरियन कह देते हो ना। लेकिन अगर ऑप्शनल है तो फिर इट्स ऑलवेज बेटर टू एग्जामिन। कई दफ़ा होता है ये तो एडमिटेड पेशेंट थी, कई दफ़ा होता है पेशेंट 32 वीक्स पे होता है, आप उसको फॉलो अप ओपीडी में करते हो एंड देन यू रिकॉल हर एट 36 और मे बी एट 38 वीक्स के अब उसकी डिलीवरी का मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करनी है। देन यू स्टार्ट ऑफ विद दैट आई वुड लाइक टू रीअसेस द पेशेंट कंसिडरिंग हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड हर स्पेशली हर बिशप स्कोरिंग। हिस्ट्री में जाहिर बात है उसका कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं ऐड हो गया, मे बी उसका डिक्रीज मूवमेंट हो गई हो कुछ और उसका, या फिर लेबर पेन्स का बता दे, एंड देन एग्जामिनेशन उसका बेबी का वेट, लाइकर, प्रेजेंटिंग पार्ट एंड पेल्विक एग्जामिनेशन पे बिशप, एंड देन यू टॉक अबाउट द ऑप्शंस फॉर मोड ऑफ डिलीवरी। जी मैडम। मैडम अब बाद में हम पोस्ट ऑप इसका यूरिन एल्ब्यूमिन कराएंगे, मतलब जैसे आपने प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो ज्यादा दिया तो फिर वो बिल्कुल हमने जिस करवाना तरह है ना। गाइडलाइन कहती है उसी तरह करेंगे जी बिल्कुल। मैडम। पोस्ट नेटली प्री एक्लेम्पशिया बल्कि ज्यादा हो सकता है। जी एक बात और बताएं, अगर ये अर्ली ट्राइमेस्टर में यही पेशेंट आती विद प्रीवियस आईयूडी तो क्या ऐसा करते हैं हम? जी मैडम। यही पेशेंट आपके पास फर्स्ट विजिट पे आती है अर्ली ट्राइमेस्टर में, तो आप क्या करते हैं? अर्ली ट्राइमेस्टर मैडम, फिर मैं इस पेशेंट को इसी तरह मतलब लोप्रिन प्रिस्क्राइब करती, इसको एल्डोमेट देती, फोलिक एसिड देती, इसका यूटाइन आर्टरी, पेशेंट हैज अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन तो फिर मैं इसका नेबली स्कैन के साथ यूटाइन आर्टरी डॉपलर करवाती, और इसके साथ ही यूटाइन बाद में फिर जो है मैडम इसी तरह 2 to फ्लेक्सिन 3 देते वीक्स कि ना देते? मैडम क्लेक्सेन तो इसकी मैम नहीं क्लेक्सेन एंड मैडम लोप्रिन बनती। क्यों नहीं एक मैडम बनती? इसकी इंडिकेशन है कि ये जो है क्या ना, आप दोबारा आईयूडी होगा तो तीसरी दफा फ्लेक्सिन देंगे? नहीं लेकिन मैडम इसका टर्म पे आईयूडी हुआ है, नॉट Is बिफोर she 34 वीक्स। fulfilling any criteria for APLS? मैडम Madam, it पैथोलॉजी is not fulfilling the clinical criteria of the APLS because patient has a history of previous 2 SVDs and there was no raised blood pressure, and her third pregnancy was intrauterine fetal death at term, not before 34 weeks. At term because of increased blood pressure. जी मैडम। मैम एक्चुअली हमने इसमें सेकेंड वेव ऑफ जो इन्वेजन है ना उसमें क्लेक्सिन देने का हमारा ये मकसद है कि हम प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी आईयूडी को प्रिवेंट करें, इसलिए हम उसे स्टार्ट से लोप्रिन और क्लेक्सिन देना शुरू कर देंगे। इसके अंदर जो APLS का क्लिनिकल क्राइटेरिया है उसके अंदर आईयूडी, प्रीवियस आईयूडी है एंड देन IUGR और इसी तरह ही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और उसके अंदर फिर वो रेकमेंड करते हैं कि आप क्लेक्सिन दो, बट आई थिंक कि इसके अंदर बनेगा देना अगर आप अर्ली ट्राइमेस्टर में आए, बट वी नीड टू रीचेक इट एंड डिस्कस इट अगेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी के पास अभी कोई किताब खुली है जो है मैम पढ़ लें जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है। मैडम उस क्लिनिकल क्राइटेरिया में नहीं फॉल करता क्योंकि उसमें है कि रिकरेंट 3 और मोर जो है ना रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, और साथ में 1 और मोर फीटल लॉस है बिफोर Before 34 आफ्टर 10 weeks, वीक्स ऑफ ऐसे ही द है। गेस्टेशन है, एंड थर्ड वन इज मैडम जो है ना अर्ली डिलीवरी है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लेसेंटल यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी बिफोर 34 वीक्स ऑफ हर गेस्टेशन। बिल्कुल मैम यही एक्चुअली क्राइटेरिया ना मेरे सामने खुला हुआ है। मैम एक्चुअली हमारा जो इसमें मकसद है देने का वो APLS नहीं है, क्योंकि हम हम लोगों ने सेकंड वेव ऑफ इन्वेजन जो आती है ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन उसमें प्रेफर करते हैं कि आप उसमें फिर लोप्रिन काफी है। मैडम डॉक्टर उसके लिए मारिया तो सिर्फ ठीक कह रही लोप्रिन है। ही काफी है, उसमें तो हाँ, एविडेंस बेस्ड लोप्रिन है, इसके मैंने अलावा बिल्कुल क्लेक्सिन तो उसमें जो एविडेंस यू बेस्ड आर नहीं। राइट, मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। जो क्राइटेरिया ने बताया है कि या तो वो है अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी इफ इट इज बियॉन्ड 10 वीक्स, या फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया बिफोर 34 वीक्स का आईयूडी है, और 3 और मोर अबॉर्शंस। तो ये APLS के उसमें आता है जिसमें आप क्लेक्सिन कंसिडर कर सकते हो विद लोप्रिन।
इस पेशेंट का हुआ है टर्म के ऊपर जाकर, और वो भी एब्रप्शन और इंक्रीज ब्लड प्रेशर का लगता है, नॉट इवन बिफोर दैट, एंड देन अगेन और प्रीवियस टू एसवीडीज हैड नॉर्मल वेट बेबीज एंड वो आईयूजीआर नहीं थे, सो इसके अंदर खाली लोप्रीनी काफी होगी। ठीक है, जी मैडम। बिल्कुल ये क्राइटेरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये यही बात बेसिकली डिस्कस होती है, इसलिए मैं करना चाहती हूँ क्योंकि एपीएलएस का क्राइटेरिया जो क्लिनिकल क्राइटेरिया ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कि किस वक्त प्रीवियस आईयूडी में आपने क्लेक्सिन देना है और किस में नहीं देना, 3 और मोर उसमें तो आप दोगे, या फिर आईयूजीआर प्रीवियस में। इसका जो 9th मंथ वाला बेबी है वो बीपी और बीपी ज्यादा की वजह से हुआ है उस वक्त के एपिसोड से, सो मैम आप वो कर सकते हो, एंड इट्स आफ्टर 34 वीक्स। यस, आज मैंने एक पेशेंट देखी लो थी, सॉल्ट इंटेक, शी वाज लो ग्रेविडा सॉल्ट इंटेक, 3 पैरा 2 और लास्ट बेबी बॉर्न जो उसका था मैम, करंटली शी वाज एट 28 वीक्स पीओजी with a fundal height of 20 weeks, or she was admitted for very high raised blood pressure or with raised blood pressure or headaches or symptomatic, she was having nausea and vomiting since the first trimester, और इससे पहले की जो pregnancy थी which was 1 year back, and that ended up at 30 weeks by with abruption के साथ, और वो भी raised BP के साथ। मे बी आईयूडी हो गया होना। So right now, no, the baby was alive with 20-week fundal height severe IUGR, और उसको क्लेक्सेन अभी शुरू हो गई थी क्योंकि she came now। हाँ, ये तो 34 वीक से पहले के इवेंट्स है ना सारे, और आईयूजीआर प्रूवन है। ठीक है ना, तो इसके अंदर तो आप अगली प्रेगनेंसी में बिल्कुल दोगे क्लेक्सेन। ठीक है ना, तो ये भी जैसे मारिया ने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया बोला है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रीवियस आईयूडी को कंसिडर कर रहे हो तो यू नीड टू सी कि वो 34 वीक्स से पहले है, especially if it is related with eclampsia, preeclampsia, and increased blood pressure. If it is before 34 weeks, then you can give Clexin, वो फिर APLS के क्राइटेरिया में आता है। Beyond 34 weeks, जैसे कि इस पेशेंट में था, इसके अंदर सिर्फ लोप्रीन इंडिकेटेड है। ठीक है मैडम, अगर एपीएलएस की पेशेंट किसी भी टाइम लेट थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाए लेकिन उसने पहले क्लेक्सेन नहीं लगाए, तो हम लोग स्टार्ट करवा सकते हैं किसी भी? नो नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। सही, ओके मैडम। क्योंकि एक पेशेंट थी जिसके 6 रिकरेंट मिसकैरेजेस थे और 2 की स्टिल बर्थ थी, लेकिन अभी 26 वीक्स पे आई थी, उसने कोई एंटीनेटल प्रॉपर नहीं करवाया था। पेशेंट हम लोग देखते हैं, फायदा नहीं ना, वो वैसे लोग कई स्टार्ट करा देते हैं कि अब कुछ तो करें, कुछ नहीं है तो, बट जो रिकमेंडेशन है इट हैज टू बी, जैसे भी डॉक्टर आपदा ने बताया था कि सेकंड वेव ऑफ इन्वेजन में हमने प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को देखना होता, तो इट शुड बी एटलीस्ट 16 to 18 वीक्स से पहले तो हो जाना चाहिए। मैम 26 is too late। वीक में स्टार्ट। ओके, थैंक यू मैडम। You're welcome। है कि कौन से आपने आजकल तो क्लेक्सेन की प्राइस ही बड़ी महंगी हो गई है लाहौर में। मैडम कौन से वीक तक स्टार्ट कर देना चाहिए? एटलीस्ट 16 वीक्स पे, अगर नॉन आपका चल रहा है तो आप कर दो। 3 और मोर अबॉर्शंस है तो मेरा तो ख्याल है कि इवन 10 वीक से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगेन हमारे तो लाहौर में तो आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, ये कोविड के बाद तो क्लेक्सिन बहुत ही महंगा हो गया, उसकी डिमांड की वजह से बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है पेशेंट्स को, लेकिन इट हैज टू बी बिफोर 16 वीक्स एटलीस्ट। मैम हमारे प्रोफेसर जो है ना, जिसमें एपीएलएस का ये जो क्राइटेरिया इन्होंने बोला, भी मतलब शुरू कर देते हैं। हाँ मैम, वो स्टार्ट से ही शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल, का वेटिंग वो कोई करते थे। हर्ज नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा मैम टर्म लेकिन फायदा ज्यादा तो फिर वो उसी का ही है जी मैम। और मोस्टली पेशेंट जो 30 वीक 34 पे आते थे तो वो कहते थे कि कुछ माइक्रो हेमरेजेस हैं, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, तो अभी भी कराने में हर्ज नहीं है। बिल्कुल माइक्रो थ्रोम्बाई हाँ, लेकिन रिकमेंडेशन जो है मैं वो बता रही हूँ, एग्जाम में तो आप एक्सपीरियंस की बात नहीं करोगे, आप वो करोगे जो रिकमेंडेशंस एंड व्हाट यू एक्चुअली डू इन द वार्ड। It's not about an individual practice. Yes, at times you just don't have anything else to do. जब डिक्रीज लाइकर आना शुरू हो जाए या इस तरह 30 वीक्स 26 वीक्स पे हो तो फिर कुछ तो करना है, तो yes we can start it, but recommendation जो है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है बात, वो करनी होगी ना। मैं चैट पे आप लोगों के सवाल देख रही थी कि कोई रह तो नहीं गया, तो इसमें एक क्वेश्चन किसी ने सिस्ट के लिए पूछा हुआ है, ये है जिनका आईडी मलिक तौकीर लिखा हुआ है कि MRI in large cyst, what's the role of MRI in large cyst, ये क्या पूछना आप चाह रहे हैं?
लार्ज, देखो जो लार्ज सिस्ट अगर बिनाइन है, एमआरआई का रोल क्या है ओवेरियन सिस्ट में? सॉरी टॉपिक थोड़ा सा बदल गया, आई जस्ट वांटेड मैडम वो मैं ये पूछना चाह रही थी। अस्सलाम हाँ वालेकुम मैडम। मैडम वालेकुम जी। मैडम मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि जो हमें गाइडलाइन में भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ तो आप एमआरआई कराएं और साथ ही आप जो है वो इसके, क्योंकि अगर आ मैं रहे हैं बताती हूँ इसमें गाइडलाइन में हमें क्या, लिखने मैं फीचर्स बताती हूँ, आ रहे हैं। मैं बताती हूँ। मैम एमआरआई ओवेरियंस, देखो ये 2-3 चीजें हैं, निशानियां बताती हूँ याद रखने के लिए। जो यूट्राइन रिलेटेड एनॉमली है, जो यूट्रस रिलेटेड पैथोलॉजी है, उसके लिए आप मांगो एमआरआई। जो ओवरी रिलेटेड है उसके लिए हम मांगते हैं सीटी। ओवरी में एमआरआई कब मांगते हैं? जब अल्ट्रासाउंड पे हमें ओवरी के सही फीचर्स नहीं पता चल रहे, जैसा कि हमें एम और बी रूल की स्कोरिंग में मुश्किल हो रही है। ओवरी के नॉट, अल्ट्रासाउंड के नॉट एग्जैक्टली टेल अस, जो ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड होता है, एग्जैक्टली कि इसके सेप्टा जो हैं वो क्या थिकनेस है, या कितने सेप्टा हैं सिस्ट में, या इस तरह की फीचर्स हमें एग्जैक्ट। तो सिर्फ ओवरी के फीचर्स देखने के लिए हम एमआरआई करा सकते हैं। अदर देन दैट ओवेरियन सिस्ट में या ओवेरियन मैलिग्नेंसी में एमआरआई का रोल नहीं है, सीटी स्कैन का रोल है। एंडोमेट्रियल सीए के अंदर या एडिनोमायोसिस एक्सेट्रा में एमआरआई का रोल है। ठीक है ना? मैम एक क्वेश्चन मेरा है। जी मैडम जी, एक डॉक्टर क्वेश्चन, जीत का। मैडम अगर मैम क्रोनिक हाइपरटेंशन, सॉरी मैम, हाँ जी मैडम बताइए। अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन विद एपीएलएस के पेशेंट है तो इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हम लोग क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्योंकि अभी वो आईबीपी के साथ प्रेजेंट किया है, तो हम पहली लोग ये लाइन होनी लिखें कि चाहिए, फर्स्ट लाइन। बिल्कुल फर्स्ट लाइन, शी इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव। अब ये आई डोंट नो, आई थिंक मिस हुई है बात, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मैंने मिस किया। इस पेशेंट की एचओपीआई की जो पहली लाइन है ना, वो होगी शी इज अ केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन फॉर लास्ट 3 years एंड शी इज टेकिंग, जो पहले प्रेगनेंसी के मेडिसिन ले रही थी या कितना ऑफन चेक करा रही थी, क्या इसने क्रॉनिक हाइपरटेंशन के लिए अपना आई चेकअप और किडनी चेकअप और वो सब कराया है, और हार्ट चेकअप भी, और उसके बाद फिर आपकी बाकी हिस्ट्री स्टार्ट होएगी विद प्रेगनेंसी। तो मैडम मैडम इसकी जो इसकी प्रीवियस पेशेंट हिस्ट्री डायग्नोज है भी बेड फर्स्ट ऑब्स्टिकल ट्राइमेस्टर में हिस्ट्री, हुई है ना? ये भी हम लोग बैड ऑब्स्टेट्रिकल, आप इसकी इतनी बैड नहीं है, इसके 2 पहले लाइव हैं तो आप वो नहीं मैडम किसी और पेशेंट की बात कर रही, कोई और हिस्ट्री मेरी किसी और में जो बैड ऑब्स्टेट्रिकल है, वो जरूरत, वो बेहतर होता है कि आप पैरा फर्स्ट प्रेगनेंसी से शुरू करो। मैडम इस पेशेंट में एक्चुअली पेशेंट की ओके प्रीवियस हिस्ट्री थी, उसके बाद पेशेंट का कोई चेकअप नहीं हुआ वो, और इस टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोज हुई है तो ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन, लेकिन इसकी प्रीवियस इसको मतलब जो है ना अननोन थी। नहीं, प्रीवियस को रिकॉर्ड नहीं है तो वी डोंट नो नहीं इफ इट्स क्रॉनिक और नॉट। तो आप यही कहोगे कि इट्स हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड इट विल बी प्रूवन लेटर ऑन 3 months आफ्टर कि इट वाज क्रॉनिक और इट वाज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। बट इफ इट मैम इज फिर डायग्नोज्ड कॉजेज इन फर्स्ट मैम ट्राइमेस्टर इट सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, तब भी हम इसको नहीं कहेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन। हाँ, ये हाइपरटेंशन के अंदर ये हो जाता है कि 20 वीक्स तक हमें पता लगता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रहा है तो इट्स मोर ऑफ द क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अगर जी फर्स्ट मैडम, वो तो विजिट जीडीएम उसने में हम फर्स्ट मैम कहते हैं ना कि मैम मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैम में मैं भी ये डायग्नोज हुई है तो वो जीडीएम फर्स्ट ही ट्राइमेस्टर हम में उसे आई है कहेंगे। तो फिर होगा जी। जी चलिए मैम मैं ये मैम चले पूछना अब चाह लास्ट रही 2 थी क्वेश्चंस कि ले जैसे लेते हैं, फिर हिस्ट्री में इंशाल्लाह अगली क्लास में। हाँ मैम मैम मैं ये आपने पूछना चाह रही थी मैम हिस्ट्री रिलेटेड, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, हिस्ट्री रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जी क्रॉनिक फायजा। हाइपरटेंशन की पेशेंट है मैम, क्रॉनिक हाइपरटेंशन जैसे ये पेशेंट है तो हम हिस्ट्री शुरू जब करते हैं तो हम सेकेंडरी जो जितने कॉजेज है वो रूल आउट करते हुए चलते हैं, और अगर हमारे पास पीआईएच की पेशेंट आती है तो क्या हम उसमें भी सेकेंडरी कॉजेज रूल आउट हाँ करेंगे? कर लें, कर इसलिए कर लेना। लें क्योंकि क्या पता उसने चेक ही ना कभी कराया। इट्स ऑलवेज बेटर टू रूल इट आउट, क्योंकि ये लेटर ऑन आपका यूजीआर के को थोड़ा सा आपको कर देता है सेफ, और बहुत सारी चीजों में। तो इट्स बेटर टू रूल आउट कॉजेज। ये अच्छा सवाल था वैसे। थैंक यू मैम। पीआईएच में कर दें आप। मैम मैम एक डिस्कस करना था आपसे। मैम आज मैंने पेशेंट देखी जल्दी से मैम कर जी लें, फिर मैम इंशाल्लाह बाकी जी सवाल मैम अगली क्लास में। 27 year old grade of 5 para 3+1 and the first ectopic and all SVD. She is a 21 plus 5 week gestation with abdominal mass. Ma'am, जो उसकी मैम विद a mass of about 10 into 12 centimeter occupying in the right atrium and the epigastric region. Ma'am, pregnant abdominal हाँ mass. Ma'am, a हाँ mass of about 10 into 12 centimeter occupying in the right ठीक है। hypogastrium and हम्म, epigastric हम्म, region. Smooth surface with a well-defined margin, mobile and soft in consistency. Lower limit reachable and cervical height was 20 weeks. तो मैम इस पेशेंट में हम मार्कर मांगेंगे?
नहीं, मैथ्स का क्या रीजन आया अल्ट्रासाउंड पे? मैम अल्ट्रासाउंड पे आया है, लेफ्ट रेडिनेक्सल मास शोज वेल डिफाइंड सिस्टिक मेजरिंग 14 into 10.5 centimeter cystic containing homogeneous echo suggest of left ovarian cyst. तो इज इट बिनाइन और मैलिग्नेंट Ma'am, it seemed to be the फीचर्स? benign, and the findings, clinical finding were also suggesting the benign nature of the disease. Ma'am, it was soft and mobile and was a very If it is regular benign on smooth. ultrasound, then you don't really need to ask for the tumor markers actually. आप इसको प्रेगनेंसी में फिर वही मल्टीडिसिप्लिनरी टीम से पहले आप करोगे डिसाइड कि इसको भी करना है या नहीं. Definitely, if it is not symptomatic at the moment and it's a simple cyst, so it's better to continue pregnancy with it. But again, if it is so big that it's reaching up to the epigastrium, तो फिर वो आप प्रीटर्म लेबर भी कर सकता है. तो यू जस्ट नीड टू मेक अ डिसीजन कि आपने इसका सर्जिकल रिमूवल करना है या नहीं. तो इफ इट इज अ सिंपल सिस्ट, यू डोंट नीड टू आस्क और फॉर मैम द ट्यूमर मार्कर. ओके मैम, और मैम मोड क्या होगा इसका? लेप्रोस्कोपिक आइडियली करना चाहिए या नहीं. लेप्रोटमी करना If it चाहिए? is so big and then there is 20 weeks pregnancy, then it's better to do the open surgery. मैम इट क्योंकि वाज सिस्ट 20 बहुत वीक. बड़ी है और प्रेगनेंसी जरा आगे की है. 20 वीक से तो अम्बिलिकस के तक तो थोड़ा ऊपर तक पहुंच तो चुका मैम होता है ना. तो उसमें हम पामर्स पॉइंट से नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि देन सिंपल द सिस्ट मेजर है हम. पोर्ट देखो, पामर से तो आप चले जाओगे, नीडल और एक पोर्ट डालोगे. जो उसका 10 mm का मेन पोर्ट है ना, वो फिर सुप्रा अम्बिलिकल ही जाता है. तो वो बहुत ही नियर टू द यूट्रस जाएगा. प्रेगनेंसी में बहुत एंथुसियास्टिक होने की जरूरत नहीं होती कि विद द मास ऑफ अबाउट 14-15 सेंटीमीटर्स एंड यूट्रस विच इज रीचिंग अप टू द अम्बिलिकस, हम इसके अंदर पोर्ट्स डाल के एंथुसियास्टिकली करें. हाउएवर यस, आप पामर से एक दफा जाके एक लुक कर सकते हो कि फिर सच अ सिंपल सिस्ट और उसमें से आपको स्पेस मिल गई है पोर्ट डाल के विजुअली करने की, तो आप कर सकते हो. लेकिन ऐसा ना हो कि पोर्ट डालते हुए आप यूट्रस को डैमेज कर दो. तो वो देख के करना होता है. बट अदरवाइज यस, इट कैन बी डन लेप्रोस्कोपिकली ऑल्सो. अगर आप अंडर विजन के सेकेंडरी पोर्ट्स डालो और इफ द सिस्ट इज गिविंग यू दिस मच स्पेस कि आपका पोर्ट डल जाते हैं, तो फिर आप कर लो. कई दफा एक या दो पोर्ट डाल के पहले सक्शन कर ली जाती है सिस्ट की, फिट इज उसके बाद में एंड देन यू कैन रिमूव इट. और मैम पेशेंट वाज एसिम्प्टोमेटिक ओनली, शी वाज सिम्प्टोमेटिक एट द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी. सो मैम इसको बस ठीक है, यही डिसाइड कर सकते हैं मैं, तो मैम कंटिन्यू करें इवन प्रेगनेंसी? कंटिन्यू. यस, ओके मैम, ठीक है. चलो ओके, इंशाल्लाह अगली Thank क्लास you, में फिर मुझे टॉपिक बता देना एंड वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट मेकिंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ताकि हमारा केस भी कवर हो जाए और इंशाल्लाह पीडी बनाने. एग्जामिनेशन में एमएसक्यू की जरूरत होगी जी मैम, इसमें एमएसक्यू की जरूरत होगी बिफोर थैंक यू मैम. सेंसिटिविटी. हाँ, मिक्स्ड यूरिन मांग लें या कल्चर मांग लें. बिल्कुल.